अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद अख्तर। ओरेकल एपेक्स क्विक लर्निंग वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो आज इसमें हम कवर करेंगे एसक्यूएल वर्कशॉप। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, नाउ जस्ट रिपीट द डेफिनेशंस of some terminologies like database. A database is an organized collection of structured information, RDBMS. The software used to store, manage, query and retrieve data stored in a relational database. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। टेबल फॉर्म में हम तमाम डेटा स्टोर करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं एंड मैनेज करते हैं। दूसरे नंबर पे RDBMS सॉफ्टवेयर को सिर्फ एसक्यूएल के जरिए ही RDBMS रिलेशनल डेटाबेसेस को एक्सेस किया जा सकता है। टेबल्स क्या होते हैं? बेसिकली टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज, एंड कॉलम इटसेल्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस कॉलम इज अ वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स विद इन अ टेबल, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इसके अलावा रॉज होती हैं। ईच रॉ इज इन अ टेबल represents a group of related data values. SQL structured query language, which is the only language through which we can access RDBMS databases. PL SQL, Oracle SQL, Oracle PL SQL provide an extension of SQL provided by Oracle, because this is the Oracle database softwares and Oracle applications we are talking about. So जस्ट Oracle SQL की जो लिमिटेशंस हैं उसकी एक एक्सटेंशन है या उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू PL SQL से हम अपने बहुत सारे काम कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशंस जो आपकी मशीन पे या स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स पे रिजाइड करती हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब है ऐसी एप्लीकेशंस जो रिमोटली कहीं एग्जिस्ट करती हैं और ब्राउजर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। डेटा स्पेस सेंट्रिक वेब एप्लीकेशंस का मतलब है कि ऐसी एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस जो बैक एंड पे किसी डेटाबेस में डेटा मैनेज करते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ब्राउजर में हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं और वेब एप्लीकेशंस बेसिकली बैकग्राउंड में डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे ओरेकल वर्कस्पेस को कैसे एक्वायर किया जा सकता है ताकि हम अपने आगे के काम उसमें कर सकें। तो एक रिक्वेस्ट फॉर वर्कस्पेस के लिए सबसे पहले हम apex.oracle.com पे जाते हैं। वहां पे हमारे पास जो पेज अपेयर होता है उसमें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का ऑप्शन या लिंक अवेलेबल होता है, उसके जरिए आप क्लिक करते हैं और देन यू फाइंड another पेज और वहां पे आप जो है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, रिक्वेस्ट अ फ्री वर्क स्पेस के लिंक को आप जो है क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके पास एक विजर्ड स्टार्ट हो जाता है जो तकरीबन 4 फॉर्म्स के ऊपर मुश्तमिल है और उस विजर्ड के थ्रू जो है आप अपनी रिक्वेस्ट एस्टैब्लिश करते हैं ओरेकल कॉर्पोरेशन से वर्क स्पेस के लिए। पहली फॉर्म के अंदर आप पर्सनल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, वर्क स्पेस, कंट्री एंड उसका यूजेज जो भी है वो आप प्रोवाइड करते हैं। दूसरे पेज में हम बताते हैं ओरेकल में हम नए हैं या हम पहले से काम करते चले आ रहे हैं एंड किस पर्पस के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, क्या हम किसी ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं इसे, ये 2 सवाल होते हैं। देन उसके बाद एक हमें नोट प्रोवाइड करना होता है, अपने जस्टिफिकेशन देनी होती है कि हम ये सर्विसेज क्यों एक्वायर करना चाहते हैं। अगेन ये सब चीजें होने के बाद एक एग्रीमेंट साइन करते हैं ओरेकल के साथ कि आपके वर्क स्पेस हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसकी लिमिटेशंस के हम किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में समरी आती है, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं वो उसकी एक समरी आ जाती है इसी विजार्ड में। तो अगर आप एग्री करते हैं आप उनसी चीजों के साथ तो रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं। रिक्वेस्ट सबमिट करते ही 3 से 4 मिनट में जो ईमेल आपने प्रोवाइड किया होता है इस इन्फॉर्मेशन में, उस ईमेल एड्रेस पे आपकी एक मेल आ जाती है और उस मेल को जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे क्रिएट वर्क स्पेस का एक ऑप्शन लिंक आ रहा होता है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं के पास पासवर्ड मैनेज करने के लिए एक स्क्रीन पॉपअप हो जाती है जहां आप अपना पासवर्ड रखते हैं अपने वर्क स्पेस का। पासवर्ड सेट करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस को इस लॉगिन पेज के जरिए, जिसमें आपको वर्क स्पेस का नाम जो आपने रिक्वेस्ट में दिया था वो प्रोवाइड करना होता है एंड देन उसके बाद ईमेल एड्रेस आपके यूजर के नेम के तौर पे इस्तेमाल होता है एंड फाइनली जो पासवर्ड आपने सेट किया होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो स्क्रीन आती है ओरेकल एपेक्स की, वो ये स्क्रीन आपके सामने इस वक्त है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको आइकन की सूरत में टॉप पे नजर आ रहे हैं। 1, 2, पहला बिल्डर, दूसरा वर्क स्पेस, एसक्यूएल वर्कशॉप तीसरा टीम डेवलपमेंट एंड गैलरी। टीम डेवलपमेंट और गैलरी पे हम यहाँ काम नहीं करेंगे, इस कोर्स का स्कोप और हमने बहुत लिमिटेड किया हुआ है तो उस स्कोप में रहते हुए ही हमने सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल वर्कशॉप पे जाएंगे और देखेंगे कि आगे हम इस एसक्यूएल वर्कशॉप में क्या काम कर सकते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप में हमारे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: ऑब्जेक्ट नेविगेटर, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स, देन यूटिलिटीज एंड रेस्टफुल सर्विसेज। अगेन उसी स्कोप को हम खासकर लिमिट करते हुए जब चलते हैं तो हमें ये 3 ऑप्शंस के ऊपर काम करना है: ऑब्जेक्ट ब्राउजर, एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे काम करेंगे। ऑब्जेक्ट ब्राउजर का इंटरफेस कैसा होता है इसे क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर का सबसे पहला हमारे पास जो इंटरफेस ओपन होता है वो इस तरह से आपके सामने जैसे अवेलेबल है। इसमें लेफ्ट साइड पे एक पैन है जिसमें टेबल सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद सर्च एक फील्ड है हमारे पास जहां हम कोई नाम लिख के सर्च कर सकते हैं।
बेसिकली इस वक्त चूंकि आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं है, ये नई वर्क स्पेस है और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे तो इस पैन में फिर आपका डेटा आता जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास प्लस साइन और डाउन एरो कीज के साथ जो ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का लिंक वहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें टेबल है, उसके बाद व्यूज, इंडेक्सेस हैं, सीक्वेंसेस हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं जो ग्रेजुअली आगे हम समझते जाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब काम आता है और किस लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है। अभी आज से हम सबसे पहले टेबल को क्लिक करेंगे और टेबल के ऑप्शन देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। टेबल क्रिएट करने की सबसे पहले स्क्रीन, इसमें टेबल का नाम प्रोवाइड करना होता है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है टेबल की कि डीईपीटी टेबल का नाम रखना है हमने। डीईपीटी एनओ उसकी एक फील्ड, एक कॉलम है, दूसरा कॉलम डी नेम है, तीसरा लोकेशन है और क्रिएट डेट चौथा कॉलम है। 4 कॉलम का ये टेबल है जो हमें बनाना है। डीईपीटी एनओ का डेटा टाइप नंबर है और उसका मैक्सिमम साइज 4 डिजिट है। प्राइमरी की से रखना है। प्राइमरी की का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इस कॉलम में जो जब हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो डीईपीटी एनओ की वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करती हो और यूनिक हो थ्रू आउट दी डेटाबेस विद इन दिस टेबल। इसी तरह डी नेम है, डी नेम को भी हमने एक कंस्ट्रेंट यानी उसके ऊपर भी एक कंडीशन लगानी है कि इसे भी यूनिकली आइडेंटिफाई होना है। यानी अगर हम एक दफा अगर डिपार्टमेंट एक क्रिएट कर चुके हैं फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के नाम से, तो हम दोबारा अकाउंट्स के नाम से डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। यूनिक कंडीशन इस तरह से उसे फुलफिल कर। लोकेशन है एंड देन क्रिएट डेट के डेटा टाइप डेट है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन ये सारी हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं तो आप देखें सबसे पहले हमने टेबल नेम दिया है, उसके बाद कॉलम लिस्ट के अंदर डीईपीटी एनओ, डी नेम, लोकेशन, क्रिएट टेबल। डीईपीटी एनओ का डेटा टाइप नंबर है और उसका मैक्सिमम डिजिट साइज 4 है। डी नेम है, उसका डेटा टाइप वार्चर 2 है, लोकेशन का भी वार्चर 2 है। दोनों की कैरेक्टर लिमिट्स हैं 30 की, यानी इसमें 30 हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स से ज्यादा 31, 32 या मोर देन 30 नहीं डाल सकते। इसके अलावा डी नेम के ऊपर हमने नॉट नल को यस किया हुआ है, यानी कि इस जब भी कोई रॉ क्रिएट होगी तो डी नेम में वैल्यू लाजमी हो। ये कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं ग्रेजुअली आप इनको समझते जाएंगे जैसे जैसे आगे काम करेंगे। इसको प्रोवाइड करते ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये क्रिएट टेबल का विजार्ड ही चल रहा है और उसका नेक्स्ट पहले में हमने स्ट्रक्चर पूरा बता दिया। दूसरे में अब हमें प्राइमरी की बतानी होती है। यहाँ रेडियो बटन के ऑप्शन है। हम दूसरा रेडियो बटन जो दिस इज पब्लिश्ड फ्रॉम अ न्यू सीक्वेंस, सॉरी पॉपुलेटेड फ्रॉम अ न्यू सीक्वेंस। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 फील्ड्स ओपन हो जाएंगी, सामने विजिबल हो जाएंगी, जिसमें पहला कॉल सेल में जो है हमें अपने कंस्ट्रेंट का नाम, ये कंस्ट्रेंट हम बेसिकली लगाने जा रहे हैं प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट का नाम क्या होगा, देन प्राइमरी की क्या होगी, किस कॉलम को हम प्राइमरी की कह रहे हैं, और उसके अलावा सीक्वेंस एक तो इसके साथ जनरेट होगा जो कि इसमें यूनिक नंबर जनरेट करवाने में काम में आएगा। तो वो भी ये रिजल्ट हमें ऑप्शन देता है कि वो भी आपका पैरेलल वो भी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं तो फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स हम लगा सकते हैं इस पे। फॉरेन की के कंस्ट्रेंट एज सच अभी इस टेबल पे हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। तीसरे फॉर्म में फिर यहाँ पे हमें 2 कंस्ट्रेंट्स के और लगाने का ऑप्शन मिलता है, चेक कंस्ट्रेंट या यूनिक कंस्ट्रेंट किसी कॉलम पे अगर आप लगाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस वक्त हम डी नेम के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हमने ये डी नेम सेलेक्ट किया, कंस्ट्रेंट का नाम हमने यहाँ पे रखा, पहले से प्रोवाइड कर दिया, उसने खुद रेकमेंड कर दिया। लेकिन अगर हमारा नेमिंग कन्वेंशन कोई डिफरेंट है तो हम वो नाम नेमिंग कन्वेंशन के जरिए नाम रख लेंगे। और यहाँ से जब ऐड का बटन हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन यानी कि यहाँ से वो कंस्ट्रेंट निकल गया इस स्क्रीन से और वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया कि बैकग्राउंड में एक आपका कंस्ट्रेंट डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है कि ये कंडीशन लगा दी। वेरी नेक्स्ट ऑप्शन के बाद हमारे पास फाइनल पेज आ जाता है जिसमें यहाँ एसक्यूएल का ऑप्शन है। एसक्यूएल के ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि इस विजार्ड के थ्रू जो पैरामीटर्स आपने दिए थे क्या एसक्यूएल जनरेट हुई है। तो जैसे हम एसक्यूएल को क्लिक करते हैं तो वहाँ देखें क्रिएट टेबल की एक हमारे पास स्टेटमेंट जनरेट हुई है, एसक्यूएल स्टेटमेंट है। उसके बाद क्रिएट सीक्वेंस की एक हमारे पास स्टेटमेंट जनरेट हुई है, फिर क्रिएट ट्रिगर की एक स्टेटमेंट जनरेट हुई है और इसके अलावा आखिर में ऑल्टर टेबल की एक स्टेटमेंट जनरेट हुई है। तो ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी क्रिएट टेबल के करने के बाद बैकग्राउंड में और जाके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होगी। अगर ये सारी कमांड सही हैं तो आगे हमारे पूरी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। जब नेक्स्ट करते हैं सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ऑटोमेटिकली हम इस पेज पे आ जाते हैं और डीईपीटी डिपार्टमेंट हमारा डेटाबेस इस स्कीमा में क्रिएट हो चुका है और ये तमाम उसके कॉलम्स हैं, उनके डेटा टाइप्स हैं, नलेबल कौन कौन से हैं, कौन से नलेबल नहीं है, वो सब भी यहाँ पे बता रहा है। इसके अलावा ये ऊपर हमारे पास टैब में जो डिफरेंट टैब ऑप्शन देंगे बेसिकली टेबल, डेटा, इंडेक्सेस एंड देन मॉडल, कंस्ट्रेंट्स। तो जो जो पैरामीटर्स हमने इस टेबल पे कुछ हमने प्रोवाइड किए, कुछ ऑटोमेटिक हो गए, वो सब अवेलेबल। इसके अलावा इन टेबल स्ट्रक्चर्स पे कोई काम करना है तो उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हमें ऐड कॉलम के, अब ये 4 कॉलम का टेबल है, हम कोई नया कॉलम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम ऐड कॉलम के जरिए जाके कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली हम अगेन इसके तमाम ऑप्शंस पे 1 बाय 1 काम करते रहेंगे या आप लोग भी एक्सप्लोर करते रहिएगा। अब हम देखते हैं दूसरा टेबल कैसे क्रिएट होता है। वंस अगेन ये
ड्रॉप डाउन एरो की प्लस साइन को जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके पास ऑप्शन आ गया, आपने टेबल सिलेक्ट किया और टेबल के बाद ये स्क्रीन दोबारा आपके पास आ जाती है। यहाँ पे अब ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, इनकी बेसिस के ऊपर हमें टेबल क्रिएट करना है। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैप करते हैं जब इस स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है। टेबल का नाम EMP है, कॉलम हमारे पास EMPNO, ई नेम, देन जेंडर, DOB, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, स्टेटस, डिपार्टमेंट नंबर एंड आखिर में क्रिएट डेट। इन कॉलम्स के साथ जो है हमें ये टेबल स्ट्रक्चर बनाना है। हर एक का डेटा टाइप जो हमें प्रोवाइड किया गया वो हमने यहाँ असाइन कर दिया। इसके अलावा स्केल हर किसी का हमने यहाँ पे असाइन कर दिया और यहाँ से फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो अगेन प्राइमरी की का ऑप्शन आता है, रिजल्ट हमेशा यही चलेगा। नेक्स्ट स्टेप प्राइमरी की का होता है। प्राइमरी की हम पॉपुलेटेड फ्रॉम अ न्यू सीक्वेंस करते हैं, उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं फॉरेन कीज। तो फॉरेन कीज का मतलब होता है कि यानी इस पर्टिकुलर कॉलम का रिलेशन किसी एग्जिस्टिंग टेबल के साथ है। तो यहाँ इस स्टेज के ऊपर जैसे DEPTNO हमारा एक ऐसा कॉलम है जो बेसिकली पीछे डिपार्टमेंट नेम हमें वहां से असाइन करना होता है। हम पूरे की पूरी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन हर यूजर हर रिकॉर्ड के साथ नहीं डालते एम्प्लॉय के, बल्कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंस कर देते हैं जो कि पूरा टेबल हमारा रेफरेंस हो जाता है। तो उस डिपार्टमेंट नंबर के अगेंस्ट में जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो इस रॉ के साथ, जो भी यहाँ डाटा रॉज हमारे पास रिकॉर्ड पड़ते हैं उनके साथ लिंक हो जाती है। इसको रेफरेंसिंग कहते हैं। करने का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले जो हमारे पास जो टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका कौन सा कॉलम आपने फॉरेन की बनाना है और किससे रेफरेंस करना है, ये दूसरा ऑप्शन में आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कि हम DEPT टेबल के DEPTNO कॉलम के साथ इसको लिंक कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ से जब ऐड का बटन हम दबाते हैं तो ये कंस्ट्रेंट ऐड हो गया हमारी टेबल डेफिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चेक और यूनिक के कंस्ट्रेंट्स अगेन किसी पे लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं। यहाँ देखें हम 1 by 1 फॉर एग्जाम्पल पहला हमने एक चेक का कंस्ट्रेंट लगाया स्टेटस पे, Y और N ओनली वी हैव टू प्रोवाइड। देन उसके बाद हमने ये चेक का एक और कंस्ट्रेंट लगाया, सॉरी पहले हमने लगाया था चेक का कंस्ट्रेंट स्टेटस इन Y एंड दिस, और उसके बाद हम जेंडर पे M और F का कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया। तो ये दोनों ऐड करने के बाद हम फाइनल डेफिनेशन की तरफ आ गए कि अब हमारी एसक्यूएल क्या जनरेट हुई है वो हम यहाँ से चेक कर। तो ये सारी एसक्यूएल जनरेट हुई है, गौर से देखें। क्रिएट टेबल EMP, उसके बाद क्रिएट सीक्वेंस एक, क्रिएट ट्रिगर एक, ये तो ऑलरेडी ये 3 स्टेटमेंट तो हमेशा ही जनरेट होती हैं अगर हमने प्रॉपर पॉपुलेटेड बाय सीक्वेंस किया हुआ इसको। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम कंस्ट्रेंट उसमें एस्टेब्लिश करते जाते हैं तो वो सब भी स्टेटमेंट देखें बैकग्राउंड में क्रिएट होते रहते हैं। जेंडर की हो गई, यस नो की हो गई, यूनिकनेस हमने किसी कॉलम को रखा है यूनिक, ये सब चीजें ऐड हो जाती हैं। आफ्टर दिस अब आप जैसे अगर आपकी सारे स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो आप फौरन इस स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं और EMP टेबल का भी स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है। अब ये लेफ्ट पैन काम करेगी, आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के सारी इन्फॉर्मेशन आती है। फिर इस पैन के अंदर यहाँ ये डिस्प्ले पैन है हमारा और ये हमारा क्यूरी पैन है, इसमें सारी ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। और शुक्रिया, इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।